नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट करेंगे हम? आघूर्णों का सिद्धांत, या फिर इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं उत्तोलक। उत्तोलक समझ में आ रही बात? क्या है एक्चुअल में? देखो ये अपने को देखना है इसका मतलब क्या है। कई बार देखो आपने देखा होगा एक भारी द्रव्यमान को उठाने के लिए एक लोहे की रॉड का प्रयोग में लेते हैं। देखा किसी ने ऐसा? कोई बहुत बड़ा पत्थर हो, उसको उठाना हो, खिसकाना हो थोड़ा बहुत इधर उधर, तो एक लोहे की बड़ी रॉड का प्रयोग में लेते हैं और ग्रामीण भारत में उसको साबड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? साबड़ी कहते हैं। तो अपने को ये ध्यान रखना है, ये अरे एक लोहे की रॉड होती बड़ी सी, और जैसे मान लीजिए ये बहुत बड़ा पत्थर है और मेरे को इसको उठाना है, तो मैं इसके ना नीचे लगा दूंगा इसको ऐसे। ये क्या लगा रखी है हमने? थोड़ी सी है ना ऐसे, और यहां ना एक पत्थर लगा लेते हैं ऐसे, पत्थर या कोई भी ऐसे सपोर्ट लगा लेते हैं। और ये भी किस पे रखा हुआ है? ये पत्थर कहाँ रखा हुआ है? ये जमीन पे। अब अपने को ना इसको उठाना है ऊपर, तो हम ना इसको इधर से नीचे दबाते हैं ऐसे। पता है क्या सबको? इसको F2 बल से किधर दबा रहे हैं? नीचे की ओर। तो ये किधर उठेगा? ऊपर की ओर, और ये यहां टिका रहता है। इसके अलोंग ये ऐसे ऐसे घूम सकता है, इस बिंदु के अलोंग ये ऐसे और ऐसे घूम सकता है। समझ में आया? इसी को कहते हैं उत्तोलक। ये पूरा अरेंजमेंट जो है इसको क्या कहलाता है? ये उत्तोलक। समझ में आ रही है क्या बात? अब आप मेरे को एक बात बताओ कि इसका भार मान लेते हैं W। नहीं ये बात समझ, चलो इसका द्रव्यमान मान लो M। क्या मान लेते हैं? M। तो नीचे की तरफ बल कितना लगेगा? तो इसी को तो उठाना है। नहीं बात समझ, तो ये mg जो है इसी को हम F1 के बराबर बोल रहे हैं। ये वो बल है या भार है? एक ही बात है ना? नहीं आया समझ में? F1 वस्तु का भार है जिसको उठाना है, तो ये इस लोहे की छड़ पर किधर बल लगा रही है वस्तु? नीचे की ओर। इस पर किधर बल लगाओगे इसको उठाने के लिए? नीचे की ओर। कुछ समझ में आ रहा है? ध्यान रखना, इस लोहे की छड़ के इस सिरे पर भी वस्तु किधर बल लगाती है? नीचे की ओर। और हम जो इसको उठाने के लिए बल लगाते हैं वो भी हम किधर लगाते हैं? जब इस रोड को ऐसे दबाएंगे तभी तो ये ऐसे उठेगी। नहीं बात समझ में? तो ये काम करना अपने को, हमने मशीन बनाई है कि ऐसा उठाने के लिए, कोई किसी ने बताया कि ऐसे उठा लीजिए, और एक था उसने उठाने के लिए ये यहां लगा दिया, ये सपोर्ट यहां लगा दिया, है ना? आपके हिसाब से ये सपोर्ट किधर रहे तो फायदा है? बीच में, या जिधर आदमी बल लगाएगा ऐसे हाथ से दबाएगा उधर? इसको बिल्कुल इसके नीचे ही कर लो, फिर दबेगी नहीं है नीचे। नहीं यही समझ लो। तो इसको इधर नहीं करना है। इसका देखो क्या नुकसान होगा वो बाद में समझ में आएगा जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा। कोशिश करो कि ये किधर रहे, इधर, और बीच में नहीं, बीच में नहीं रखना। बीच में रखने से कोई फायदा नहीं होगा। जितना लोड था, अरे यार इसको उठाना है, इस भार को पकड़ के ऊपर ले जाना है, तो F1 बल तो मैं वैसे लगा दूं तो ये वैसे ही उठ जाएगा, क्योंकि इसका भार कितना है? F1। अगर मैं वैसे ही F1 बल लगा सकता हूं वैसे, तो मेरे को मशीन की क्या जरूरत है? मैं वैसे ही उठा दूंगा। मैं F1 ही तो नहीं लगा सकता, मैं इतना ज्यादा बल नहीं लगा सकता, इसीलिए मैंने इस साबड़ी की हेल्प ली है। तो साबड़ी क्या करेगी? इसको ना यहां से उठा करके यहां बिल्कुल पास में रखेंगे थोड़ा। ये जो सपोर्ट है ना इसको आलंब कहते हैं, अभी लिखेंगे इसको, समझेंगे क्या होता है। क्या कहते हैं इसको? आलंब। जिस सपोर्ट के ऊपर, जो फिक्स सपोर्ट होती ना, जिस सपोर्ट के ऊपर वो रोड ऐसे ऐसे घूमेगी। समझ में आ रहा है?
उस फिक्स सपोर्ट को, उस जगह को क्या कहते हैं? आलंब कहते हैं। ये आलंब जो है वो कोशिश करो कि किधर होना चाहिए, बाहर की तरफ। समझ में आया? जितना ये इधर होगा ना उतना ही अपने को इसको आसानी से दबाकर हम इसको उठा पाएंगे। समझ में आया? क्यों उठा पाएंगे इसकी वजह समझ में आएगी अभी आपको। और अगर बीच में कर दोगे ना, बिल्कुल बीच में, तो फिर बराबर ही बल लगाना पड़ेगा आपको। इसको उठाने के लिए उतना ही बल लगाना पड़ेगा जितना इसका खुद का है F1, और F1 तो हम लगा ही नहीं सकते ना, हम इतना ज्यादा बल नहीं लगा सकते, इसीलिए तो इस उपकरण को ढूंढ के लाए हैं। समझ में आई बात? तो ये जो यंत्र है, इस यंत्र को कहते हैं उत्तोलक। इस उत्तोलक की जो क्रिया विधि है ना काम करने की, उसमें वो किस पे निर्भर करती है? आघूर्णों के सिद्धांत पर। इसमें आपको बलागुण बैलेंस करने, समझ में आ रही बात? बलागुणों का संतुलन करना है। क्या करना है? बलागुणों का संतुलन। आपको नहीं लगता कि इसको जैसे उठाएंगे हम ऐसे, अब मैं मान लेता हूं देखो ये जो है ना, ये वो छड़ है या उत्तोलक है जिससे किसी वस्तु को उठाया जाएगा, और इस सिरे पर नीचे की तरफ बल लगेगा। ये किसकी वजह से लग रहा है? बाहर की वजह से, बताया था मैंने अभी। और यहां पर कहीं कौन है? आलंब। समझ में आया? और मैं मान लेता हूं कि ये ऐसे ऐसे, बस ये रोड जो है ना ये ऐसे ऐसे चलेगी और यहां पर हमेशा टिकी रहेगी। समझ में आ रहा है? और ये डिस्टेंस जो है ना ये हम D1 ले रहे हैं, और यहां पर है ना व्यक्ति ने बल लगाया है किधर? नीचे की ओर। ये डिस्टेंस है ना मैं D2 ले रहा हूं। समझ में आया? अब मार एक बात बताओ, ये सीधी है अभी, अगर ये कमजोर पड़ता है तो ये किधर घुमा देगा बाहर इसको? क्या ये ऐसे घूमेगा? ऐसे? क्या ये ऐसे नहीं घूम जाएगा? और अगर ये ज्यादा हो गया तो ये ऐसे घूम जाएगी। यानी ये छड़ बैलेंस कब रहेगी? जब इधर से घुमाने वाला इधर घुमाने वाले के बराबर। और ये घुमाने वाला है कौन? बलाघूर्ण। कौन है? क्योंकि घूर्णी गति कौन प्रोवाइड करवाता है? बलाघूर्ण। सर इसमें बलाघूर्ण कहां से आ गया? याद करो वो स्केल, याद है आपको? इस स्केल को यहां पर कील लगाई थी और इसको इधर बल लगाकर इसको घुमाने की कोशिश की थी ऐसे। तो यही कंडीशन यहां हो रही है। देखो ये इस बिंदु के सापेक्ष घूम रहा था, अब ये इस बिंदु के सापेक्ष घूमेगा। नहीं बात समझ में? इस बिंदु के सापेक्ष से टिका रहेगा, या तो ये नीचे की तरफ जाएगा या ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये तो यही टिका रहेगा। समझ में आया? इस वाले बल के लिए भी यही बिंदु है, इस बिंदु के सापेक्ष ये छड़ घूमने की कोशिश करेगी। तो ये घूमने की कोशिश करेगी तो आप इसको ना बैलेंस कर सकते हो। बैलेंस करने के लिए क्या करो? जो क्लॉकवाइज घुमाने वाला बलागुण है उसको बराबर कर दो एंटी क्लॉकवाइज। आप मेरे को एक बात बताओ, इसमें बलागुण कितने लग रहे हैं? पहले तो वो कैलकुलेट करो, कितने बल लग रहे हैं? बल कितने लग रहे हैं? 2। और 2 बलों के कारण बलागुण भी कितना होगा? मेरे को ये वाला बलागुण निकाल करके बताओ। मैं इसको τ1 कह देता हूं। क्या कह देता हूं? τ1। ये तो है बल, और ये बलों के बीच की लंबवत। ये उस बिंदु से लंबवत दूरी जिस बिंदु से ये छड़ क्या करने की कोशिश करेगी? घूमने का कोशिश करेगी। अरे नहीं, यही बात समझ में? यही तो वह बिंदु है जो टिका रहेगा, बाकी तो सब ये गति करेंगे। तो जो बिंदु स्थिर रहता है ना, जिस बिंदु के सापेक्ष से घूमेगी वहां से दूरी लेते हैं हमेशा। इस बल की दूरी बताओ यहां से D1। तो देखो τ1 निकालेंगे, बल कितना? F1, और यहां से यहां तक की दूरी बताओ D1। बताओ ये इस डायग्राम के हिसाब से ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? ये ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा इसको, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं यहां लिख रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया कुछ? अब मैं एक बलागुण और निकाल रहा हूं, इसका बताओ जरा। बल गुणा लंबवत दूरी, बल कितना? अब कई बच्चे सोच रहे हैं सर आपने फॉर्मूला तो बताया था टाउ बराबर R क्रॉस F, ये तो लगाया ही नहीं आपने। अरे अगर मैं टाउ को ये भी तो लिख सकता हूं RF इंटू साइन थीटा, याद है क्या? इनको दोनों को खोलूंगा तो क्या लिखूंगा? RF इंटू साइन थीटा। अब R की जगह कौन है भैया? यहाँ पर D2, और F की जगह देखो F2, और थीटा क्या है? 90 डिग्री। देखो ये एंगल कितना डिग्री है। ये R वेक्टर होता था कि ये R वेक्टर, और ये कौन सा वेक्टर है?
F2 इनमें एंगल कितना है, तो साइन 90 हो चुका है ऑलरेडी, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, एक तो यही आएगी ना भाई वापस। अरे ठीक है क्या, साइन 90 कितना है यहाँ पर, एक है। अब मेरे को ये निकालना है, देखो कैसे करेंगे, ये वैल्यू निकालिए आप, ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया कैसे लगा है, क्योंकि यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी चल रही है, 90 डिग्री। अब टाउ टू की वैल्यू आ जाएगी F2 इंटू D2, और ये बैलेंस्ड कब रहेगा, ये सिचुएशन देखो, इसके अंदर टाउ टू की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, टाउ वन की। इसको बैलेंस करेंगे, देखो बैलेंस करने के बाद में क्या आएगा मेरे पास आ जाएगा F1 D1 बराबर क्या आ जाएगा, F2 D2। ये इसकी कंडीशन है, समझ में आ रहा है। और एक इस उत्तोलक के लिए एक परिभाषित किया जाता है, एक ये पैरामीटर है जो ये चेक करने के काम आता है कि ये मशीन कितनी उपयोगी है, ये कितनी फायदेमंद है ये काम करने के लिए, उसको कहते हैं एमए। एमए का मतलब होता है मैकेनिकल एडवांटेज, हिंदी में भी लिखेंगे इसको मैकेनिकल एडवांटेज, इसको कहते हैं यांत्रिक लाभ। कौन सा लाभ, यांत्रिक लाभ। नहीं यही बात समझ में, क्या कहते हैं इसको, यांत्रिक लाभ। क्लियर है, यांत्रिक लाभ को डिफाइन करेंगे। अब सबसे पहले देखो अपने को क्या करना है, एमए की वैल्यू होती है F1 बटे F2, F1 बटे F2। क्लियर है, F1 उठाया गया भार, ये कौन है भार, और ये है भार को उठाने के लिए लगाया गया बल, इसको कहते हैं प्रयास, बल नहीं बोलते इसको, क्या कहते हैं, प्रयास। समझ में आई बात, ये इसके अंदर आपको करना था, बाकी कुछ नहीं, मैकेनिकल एडवांटेज। अब देखो F1 F2 की जगह क्या कर दोगे आप, F1 बटे F2 किसके बराबर आ जाएगा, D2 अपॉन D1। तो मैकेनिकल एडवांटेज आप यहां से भी निकाल सकते हैं, D2 अपॉन D1। अरे समझ में आई बात। अब ध्यान से देखो मैकेनिकल एडवांटेज, आप क्या क्या करोगे, देखो इसमें किसका मान कम हो, किसका मान, इसको देखो आप एक बात बताओ, F1 तो कौन है, इसको उठाना है, क्या कौन सा बल लगाकर, F2 लगाकर। तो आप F2 ज्यादा लगाना चाहते हो कि F1 ज्यादा रखोगे, F2 ज्यादा लगाओगे। वस्तु के बाहर से भी ज्यादा बल लगाकर उठाओगे तो फिर वैसे ही उठा लो, मशीन की क्या जरूरत है। आप ये चाहते हो कि इस वस्तु को उठाने के लिए अपने को F2 का मान कम से कम होना चाहिए। F2 जो है वो मनुष्य के द्वारा किया गया प्रयास है, मनुष्य के द्वारा उठाने के लिए लगाया गया बल है, और मशीन इसलिए बनाई जाती है ताकि कुछ आराम हो सके काम करने के लिए। तो ये बल अपने को कम से कम चाहिए, कौन सा बल, F2 कम से कम होना चाहिए। अब इधर ध्यान से देखो, F2 कम से कम होना चाहिए, तो मैं F2 की वैल्यू लिख देता हूं एक बार। यहां से F2 क्या आएगा, वज्र गुणा करके देखो, F2 आएगा F1 D1, और बटे में क्या आएगा D2। अब आप ध्यान से देखो, आप F2 की वैल्यू कम से कम चाहते हैं, बताओ किसका मान ज्यादा से ज्यादा रखोगे, D2 का। नहीं आया समझ में, ये एक भिन्न बन गई, ये अंश हो गया, ये कौन हो गया हर। जब किसी भिन्न में हर का मान बढ़ता है तो उसका आंसर यानी उत्तर घटता है। नहीं यही बात समझ में, जब नीचे D2 का मान बढ़ेगा ना तो F2 का मान घटेगा। और आप क्या चाहते हो, कम प्रयास करना चाहते हो कि ज्यादा बल लगाना चाहते हो, कम। तो F2 का मान कम रखने के लिए आपको D2 की वैल्यू क्या रखनी चाहिए, ज्यादा। और यही देखो डायग्राम के अंदर मैंने डिनोट किया, याद है क्या सबको, D2 आपको ज्यादा रखना है और D1 आपको कम रखना है। अगर बराबर बराबर कर दोगे दोनों को तो फिर बराबर ही बल लगाना पड़ जाएगा, जितना भार है उतना ही बल लगाना पड़ जाएगा। तो ये तो परेशान होने वाली बात हो गई, मशीन क्या काम की, फिर ये साबड़ी क्या काम आई रे। नहीं ये बात समझ में, साबड़ी इसलिए लगाते हैं ताकि बड़े पत्थर को आसानी से उठाया जा सके कम बल लगाकर। तो कम बल कब लगेगा ये ध्यान रखना, ऐसे इस तरह से साबड़ी का प्रयोग नहीं करना कि आप इस सपोर्ट को किधर लगा दो, यहां लगा दो, और जिधर बाहर है ना वो वाली दूरी तो हो गई ये अब, और ये वाली दूरी हो गई छोटा, उल्टा और हो गया। अब उल्टा होने के कारण पता है क्या होगा, अब जितना भार है ना उसको उठाने के लिए उस भार से भी ज्यादा क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। ये तो रिएक्शन हो गई मशीन की, क्या हो गई, नहीं आई बात समझ में।
तो ऐसी मशीन बनाने की जरूरत नहीं है। उत्तोलक कहते हैं इसको, पूरे इंस्ट्रूमेंट को। ये बड़े भारी पत्थरों को या वस्तुओं को उठाने के काम में आता है। ये इसका सिद्धांत है। इसको आघूर्णों का सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आघूर्णों के संतुलन की अवस्था काम में आती है। कौन सी अवस्था काम में आती है? आघूर्णों के संतुलन की अवस्था। समझ में आ गया ये? और ये हो गया यांत्रिक लाभ। कौन सा लाभ? यांत्रिक लाभ, जिसको एमए से लिखते हैं। एमए का मतलब होता है इंग्लिश में मैकेनिकल, ए का मतलब एडवांटेज, हिंदी में कहते हैं यांत्रिक लाभ। और यांत्रिक लाभ का सूत्र होता है F1 बटे F2, भार बटे प्रयास। प्रयास जितना कम होगा ना, नहीं यही बात समझ में, प्रयास जितना कम होगा उतना ही मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा होगा। देखो ध्यान से, मैकेनिकल एडवांटेज, इसका सिंपल मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इस मशीन का प्रयोग करने से लाभ कितना हुआ, ये बताता है ये सीधा। कौन? यांत्रिक लाभ, ये लाभ बताता है। अगर आपको F1 ही उठाना था और F1 के बराबर ही आपने प्रयास कर दिया, तो फिर F1 बटे F2 ये तो बराबर हो गए दोनों, तो यांत्रिक लाभ कितना आएगा? F1 में F2 दोनों बराबर हो गए, तो यांत्रिक लाभ कितना आएगा? 1। तो एक जो यांत्रिक लाभ होता है ना, उसकी जरूरत नहीं होती है। यांत्रिक लाभ 1 नहीं होना चाहिए मशीन के लिए। क्यों? फिर तो जितना भार था उतना ही क्या लगा दिया आपने? बल लगा दिया, प्रयास कर दिया उसको उठाने के लिए। अरे ऐसी मशीन बनानी है कि प्रयास तो कम करना पड़े और ज्यादा भार को उठाया जा सके। तो इसके लिए आप मेरे को एक बात बताओ कि अच्छी मशीन कौन सी होगी, जिसके लिए यांत्रिक लाभ 1 हो या फिर यांत्रिक लाभ 4 हो। मान लिया मैंने ऐसे ही, मेरे पास 2 मशीनें, उत्तोलक है 2, एक का यांत्रिक लाभ 1 का, दूसरे का यांत्रिक लाभ 4 है। मेरे को बताओ कौन सा उत्तोलक बढ़िया है? 4 वाला। समझ में आया? जब यांत्रिक लाभ किसके बराबर होगा? 4 के बराबर। तो ध्यान से देखिए, जब यांत्रिक लाभ की वैल्यू किसके बराबर आ गई रे? 4 के बराबर। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि 4 बराबर हुआ F1 बटे F2। समझ में आया? इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब यह है कि आपने F2 कितना लगाया, देखो F2, इससे F2 निकाल लो सोल्व करके। इसको यहां लिख रहा हूं मैं, यहां पर F2 ऊपर ले जाओ, इसको 4 को किधर ले आओ, तो ये F1 बटे 4। देखो कितना फायदा हुआ है। भार कितना था वास्तविक? F1। F1 में 4 का भाग दे दो, बस 4 गुना कम प्रयास करना, उसमें उठ जाएगा वो। नहीं यही बात समझ में? F1 कौन है, सॉरी F2 कौन है? प्रयास। और F1 कौन है? भार। भार में 4 का भाग दे दो तो 4 गुना कम हो गया। तो 4 गुना कम प्रयास करेंगे, यानी अगर आपको 100 किलो को उठाना है तो आपको 25 किलो न्यूटन। इस मशीन से, जिस मशीन का यांत्रिक लाभ कितना है? 4, उस मशीन से 100 न्यूटन को उठाने के लिए आपको केवल हाथ से कितना न्यूटन लगाने की जरूरत है? 25 न्यूटन। 25 न्यूटन से वो अपने आप उठ जाएगा। और ऐसी मशीन ही चाहिए। ऐसा मत कर देना कि 100 न्यूटन को उठाने के लिए 300 न्यूटन लगाना पड़े। तो क्रेन ले आओ, फिर क्रेन क्या ले आओ? क्रेन 500-700 रुपए लेगी, उठाकर रख देगी, जा रखवा। 800 ले, कोई बात नहीं, 800 दे देना भाई। समझ में आया? इस सब को कहते हैं उत्तोलक। और ये हो गया किसका सिद्धांत? अब बस एक ही लाइन मेरे को पूछनी है कि यांत्रिक लाभ की वैल्यू क्या होनी चाहिए। एक अच्छी मशीन के लिए, एक अच्छी मशीन या अच्छी उत्तोलक के लिए एक ही बात है, उत्तोलक के लिए एम की वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए? 1 से। अगर देखो एम का मान 1 हो गया ना, तो F1 और F2 क्या हो जाएंगे? बराबर। तो जितना वस्तु में भार है उतना ही आपको लगाना पड़ जाएगा, तो फायदा क्या हुआ? तो एम की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए? 1 से ज्यादा होनी चाहिए। और बढ़िया होगा कि वो कम से कम 4 से 5 की रेंज में हो। और जनरली जो हम साबड़िया मशीन यूज में लेते हैं ना, उनका लगभग यांत्रिक लाभ जो होता है वो लगभग बराबर होता है 5 के, है ना? 4 से 5 के बीच में रहता है ये। समझ में आया? और ये ज्यादा ही होना चाहिए ये वैल्यू। और ये वैल्यू अगर 1 से कम हो गई तो फिर तो नुकसान और हो गया। करके देखो, 1 से कम कर दो, आधा कर दो। आधा मतलब 1/2। अब 1/2 कर दिया मैंने, किसके बराबर लिखू इसको? अरे यांत्रिक लाभ किसके बराबर होता है?
यांत्रिक लाभ बराबर लिखाया था मैंने, ये कौन है भाई, ये किधर गया। यांत्रिक लाभ बराबर होता है एम ए बराबर होता है F1 बटे F2। तो F1 बटे F2, देखो M की वैल्यू कितनी ले ली मैंने, 1/2। इस 1/2 को किसके बराबर लिख दो, F1 बटे F2। अब ध्यान रखना F2 तो कौन है, प्रयास, और F1 कौन है, वो भार जिसको क्या करना है, उठाना है। अब ध्यान से देखिए F1 किसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, वज्र गुणा करो, देखो F2 बराबर आएगा, वज्र गुणा करो F2 और ये 2F1। F1 है भार, कितना प्रयास करना पड़ेगा, भार से 2 गुना प्रयास करना पड़ेगा। फिर ये मशीन क्यों बनाई, वे बेवकूफ हो गए तुम तो, नहीं यही बात समझ में। अरे भार जो है ना उसका खुद का, उससे भी कितना गुना प्रयास लगाना पड़ रहा है, 2 गुना। तो ऐसी फालतू मशीन बनाने की जरूरत नहीं है। ये आपका कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद में आगे वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहले इसको कॉपी करेंगे आप फटाफट। पहले तो लिखो कौन सा सिद्धांत लिखना था ये, हाँ पहले तो ये लिखेंगे, फिर एक डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने के बाद में आप इसको कंप्लीट करेंगे।